तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का जो नवंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण है उसका राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के नए जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनके विषय में। तो क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन और पहचान के विषय में। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम देखें तो चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, ये सितंबर 2025 में ये क्या है कि 2025 में ये नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वो देश के वह 15वें उपराष्ट्रपति है। हालांकि यह उपराष्ट्रपति पद के लिए 17वां चुनाव था, पर क्या है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ने उनका 2 कार्यकाल जो है वो उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके वजह से जो है 17वां चुनाव था, और जबकि ये जो पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, कारण हम लोग जानते हैं कि यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गत माह इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और स्वास्थ्य कारण की वजह से, और इसके वजह से यह पद खाली हो गया था। इसके बाद यह चुनाव हुआ और नए उपराष्ट्रपति बने। तो निर्वाचन प्रक्रिया और परिणाम को देखें तो चुनाव की तिथि यहाँ पर 9 सितंबर 2025 है। यह संसद भवन में यह चुनाव संपादित कराया गया, और जो इनके प्रतिद्वंदी थे इनका नाम आप देखें तो बी सुदर्शन रेड्डी, इनको हराया था, और जो मतों का अंतर है वह 152 मतों का अंतर है। वैध मतों का वितरण देखें तो निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी के अनुसार कुल 752 वैध मतों में से एनडीए के जो उम्मीदवार पीसी राधाकृष्णन हैं उनको 452 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उन्हें जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं उनको कितने मत प्राप्त हुए? 300 मत ही मिले। अब हम लोग निर्वाचन मंडल की संरचना को देखें तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए हम लोग देखते हैं कि ये देखें कि उपराष्ट्रपति चुनाव क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य जो हैं, जिसमें कि राज्यसभा के 245 सदस्य और लोकसभा के जो है 543 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में जो 7 सीट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्यसभा के 6 सीट और एक लोकसभा में रिक्त हैं। रिक्त होने के कारण वैध जो मतदाता है उनकी संख्या जो है वो कितनी थी? 781। इसमें से आप देखिए 767 मतदाताओं ने यानी कि लगभग 98% मतदाता है उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें जो कहें 15 मत जो है वो अवैध पाए गए। क्रॉस वोटिंग या तटस्थता की बात करें तो विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के सदस्यों की संख्या 324 को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई। बीजू जनता दल जो कि नवीन पटनायक की पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति व अकाली दल ने इस चुनाव में तटस्थ रहने की घोषणा की, और उनके 14 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया। और देखें कि शपथ ग्रहण और अतिरिक्त भूमिका के बारे में हम लोग देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उनका शपथ दिलाई उन्होंने। और उपस्थिति में देखें तो सभी वरिष्ठतम लोग थे। नरेंद्र मोदी थे, कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य थे, और मुख्य न्यायाधीश भी जस्टिस BR गवई ये भी थे। जो पूर्व उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ वो भी थे, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के साथ ही वो राज्यसभा के सभापति भी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में सभापति भी होते हैं। तो ये भी है। शपथ के बाद श्रद्धांजलि उन्होंने दी राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को, और पूर्व जो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी। तो ये है, आप देख रहे हैं। संबंधित घटनाक्रम में देखें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनके पद छोड़ने पर गुजरात के
राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है उनको 11 सितंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल का जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। ठीक है। और उपराष्ट्रपति के जो सचिव है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खड़े को 15 सितंबर 2025 से क्या है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भेंट भी हुई, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की थी, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये कुछ बातें हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा, आप देख सकते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट भाग है वो क्या है कि आपसे पूछ ले जाएंगे कि नवीनतम जो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है। उसके उपराष्ट्रपति ने जो विपक्ष में जो उम्मीदवार हुए थे, जो INDIA के थे, उनके कौन थे उम्मीदवार। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो पूछी जाएगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि आपका है ये देख रहे हैं तीनों सेनाओं का, ये हम लोग देख रहे हैं कि तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ है, जो कि 16वां, यहाँ देख रहे हैं 16वां CCC जो हुआ है, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सम्मेलन का विवरण। तो सम्मेलन का विवरण क्या है? यह देश के सशस्त्र बलों का शीर्ष स्तरीय जो है वो 16वां, आप देख रहे हैं कि 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है यह था। आयोजन स्थल की बात करें तो सम्मेलन कोलकाता के विजय दुर्ग में, जिसे आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग किया गया है, तो फोर्ट विलियम यानी कि विजय दुर्ग में, कोलकाता के विजय दुर्ग में इसका आयोजन किया गया। यह क्या है कि तिथि देखें तो यह 3 दिवसीय सम्मेलन जो है 15 से 17 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया। और पिछला जो सम्मेलन हुआ है यह कहाँ है? पिछला संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है 2023 में भोपाल में हुई थी। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके विषय वस्तु और उद्देश्यों को देखें तो इस प्रकार से है कि विषय क्या है कि इस वर्ष का सम्मेलन का जो विषय था वो क्या है कि सुधारों का वर्ष। ठीक है, सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, ये कार्यक्रम की थीम थी। देख ले क्या लिखा हुआ है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। उद्देश्य को देखें तो तीनों सेनाओं के कमांडर के इस द्विवार्षिक सम्मेलन में देश में सुरक्षा की स्थिति व सैन्य कार्यवाहियों के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियां की समीक्षा की गई। ठीक है, कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं युद्ध के लिए या किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं या नहीं है। इसके बाद इसमें विगत 2 वर्षों में क्रियान्वित सुधारों व अगले 2 वर्षों की कार्य योजना की समीक्षा जो है समीक्षा की गई। ठीक है, और उसके बाद समीक्षा की गई। इस मंथन से हासिल फीडबैक और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के परिप्रेक्ष्य में सैन्य बलों की आगे की तैयारियां और ऑपरेशन क्षमता जैसे महत्वपूर्ण मामलों की समग्र समीक्षा की गई। आगे हम लोग देखें तो महत्व को देखें तो यह क्या था कि यह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च विचार मंथन मंच है। ठीक है, जहां राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व के बीच विचारों का खुला आदान प्रदान होने के साथ देश की सैन्य तैयारियों की दशा दिशा का भी निर्धारण किया जाता है। अब हम लोग देखें कि इसमें महत्वपूर्ण उपस्थित जो अतिथिगण वो कौन से थे और संबोधन किनका किनका हुआ। तो जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सम्मेलन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और प्रमुख उपस्थिति देखें तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अतिरिक्त जो है CDS अनिल चौहान थे। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, राजेश कुमार सिंह जो कि रक्षा सचिव हैं वो थे, और सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सभी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को कार्यकाल को 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, संबोधन में श्री राजनाथ सिंह का जो है संबोधन हुआ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री का निर्देश क्या था और अनावरण क्या किया गया वो भी कुछ हम लोग देख लेते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो हम लोग देखें कि भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047
विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण किया। ठीक है, और प्रधानमंत्री के निर्देश यानी कि इसे क्या कहा गया, सुधारों का वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 2025 को रक्षा क्षेत्रों में सुधारों का वर्ष मानते हुए, ठीक है, सुधारों का वर्ष मानते हुए सैन्य बलों के बीच अधिकतम ज्वाइंटनेस, यानी कि जो हिंदी का शब्द आप देख रहे हैं संयुक्तता, ठीक है, ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और नवाचार के कदम तेजी से लागू करने के लिए निर्देश दिए। रणनीतिक समीक्षा की बात करें, ठीक है, तो रणनीतिक समीक्षा की बात करें तो क्या है यहाँ पर, सम्मेलन में वर्तमान सैन्य तैयारी, क्षमता विकास और भविष्य के युद्धों के लिए एक रणनीतिक रोड मैप की समीक्षा की गई। ठीक है, सूचना युद्ध यानी कि इंफॉर्मेशन वारफेयर के बढ़ते खतरों पर गहन चर्चा हुई। अब हम लोग देखते हैं कि रक्षा मंत्री का आह्वान क्या था, उसे हम लोग देखते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सूचना, पारिस्थितिकी व जैविक युद्ध जैसे अपरंपरागत खतरों से उत्पन्न अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि CCC की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसे हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि INS अरावली। ठीक है, तो INS अरावली क्या है, तो कमीशनिंग, और पहले हम लोग देख लेते हैं कि कमीशनिंग और उद्देश्य के विषय में। ठीक है, तो कमीशनिंग की जो तिथि है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 12 सितंबर 2025 को नौसेना में इसे कमीशन किया गया। ठीक है, और एक नया नौसैनिक अड्डा जो है INS अरावली, ठीक है, इसको औपचारिक रूप से ये जो है कमीशन किया गया। स्थान देखें तो ये अड्डा कौन सा है, गुरुग्राम हरियाणा में, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। समुद्र से दूरी की बात करें तो यह अड्डा जो है समुद्र से लगभग 1100 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है। ठीक है, 1100 किलोमीटर पर स्थापित है। आगे देखें कि क्या करता है, कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अवैध और आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना। कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, तो यह अड्डा क्या करेगा कि नौसेना के सभी सूचना एवं संचार के केंद्रों से डेटा एकत्र कर उसका विश्लेषण करेगा। इसके बाद जिसे अन्य सुरक्षा एवं खुफिया जो एजेंसी है उसके साथ साझा किया जाएगा। यह सभी सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करेगा, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम होगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि नामाकरण और महत्व के बारे में देखें तो क्या है नामाकरण महत्व के बारे में। तो नामाकरण का आधार क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के नाम पर इसका नामाकरण किया गया है। ठीक है, और नौसेना प्रमुख का कथन क्या है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कमीशनिंग जो समारोह है उसके अवसर पर कहा कि INS अरावली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहायता के लिए आधार प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह नया बेस केवल प्रौद्योगिकी का हब ही नहीं होगा, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्मों और साझेदारों को महासागरों को पार जोड़ने वाला सहयोग का भी केंद्र होगा। ठीक है, तो ये आप जब आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पर आप ये सब कुछ कोटेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के अगर दृष्टिकोण से कहा जाए तो आपसे 2 ही 3 बातें जो है आपसे पूछी जाएंगी, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे देखिए कि समारोह की उपस्थिति की बात कर ले। ये सब जो समारोह हुआ है तो इसमें उपस्थिति किनकी थी, तो दिनेश त्रिपाठी जो एडमिरल नौसेना के प्रमुख है उनकी उपस्थिति थी। समारोह के प्रमुख अंश को देखें तो यूनिट के पहले कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सचिन कुमार सिंह ने संस्कृत में मंगलाचरण का पाठ किया और उसके बाद कमीशनिंग वारंट जो है वो पढ़ा। जैसे कि आप जब देखते हैं कि INS का जब कमीशन किया जाता है INS को तो कमीशनिंग वारंट पढ़ा जाता है, तो ये औपचारिक जो क्रियाविधि है तो उसको जो है संपन्न किया। फिर उसके बाद एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की पत्नी श्रीमती शशि त्रिपाठी ने कमीशनिंग पट्टिका का अनावरण किया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान की धुन पर नौसेना ध्वज फहराया गया। राष्ट्रगान के अंतिम स्वर के साथ ही
मस्तूल पर कमीशनिंग पताका को फहरा दी गई। आगे हम लोग देखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जो खबर है इसमें कि मणिपुर में कुकी जो समुदाय और शांति समझौता, ये काफ़ी अच्छी पहल है भारत सरकार की। और जो भी वहाँ के जो संगठन हैं जिन्होंने शांति का जो पहल किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है और एक ऐतिहासिक जो है अवसर है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्या है त्रिपक्षीय SOS क्या था? तो ये देखिए कि मणिपुर में कुकी जो समुदाय और शांति समझौता जो हुआ है, ठीक है, उसे देखें कि क्या है। तो त्रिपक्षीय SOS समझौता क्या है? तो मणिपुर में लंबे समय से चली आ रही जातीय हिंसा की समाप्ति और दीर्घकालिक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सितंबर 2025 में उठाया गया। ठीक है, तो ये कौन सा कदम था और इसमें कौन कौन पक्ष थे? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें जो पक्षकार आप देख रहे हैं, तो इसमें है एक तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, फिर मणिपुर सरकार और कुकी जो समुदाय के संगठनों, जो कि वहाँ के जो संगठन है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ठीक है, UPF जिसे कहा जाता है। तो ये त्रिपक्षीय एक जो समझौता हुई जिसके तहत क्या किया गया, समझौते की प्रकृति को देखें तो इस समझौते को सभी ऑपरेशन निलंबित रखने, यानी कि SOS जिसे कहा गया, SOS कहा गया, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि सभी ऑपरेशन निलंबित रखने के लिए समझौता हुआ। तो अवधि की बात करें तो अगले 1 वर्ष के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, अगले 1 वर्ष के लिए समझौता किया गया। इसके बाद हस्ताक्षर की जो है तिथि देखें तो हस्ताक्षर की तिथि जो है इस समझौते पर 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया। पृष्ठभूमि देखें तो कुकी गुटों के साथ मूल रूप से वर्ष 2008 में ही, ठीक है, SOS के लिए समझौता हुआ था, जिसे प्रति वर्ष जो है बढ़ाया जा रहा था, लेकिन हिंसा के कारण 2024 में इसे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, और समझौते की प्रमुख शर्तें और क्रियान्वयन को देखें तो आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि समझौते में अस्थायी शांति और स्थिरता लाने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की जरूरत पर बल दिया गया। ठीक है, साथ ही मणिपुर की अखंडता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को खोलना, कैंप हटाना, कैडर का सत्यापन, ये सभी है, हथियार जमा करना, तो ये सभी कुछ बातें हैं जिस पर समझौता हुआ। तो मैं आपको पढ़ता हूं आपके सामने, आप ध्यान से सुनिए। क्या दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है उसे खोलना। तो प्रीलिम्स अगर एग्जाम हो तो इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या है कि कुकी समुदाय के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को यात्रियों व आवश्यक सामान की आवाजाही के लिए खोलने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, कैंप हटाना, यानी कि कुकी गुटों को अपने कैंप को मैतेई समुदाय के जो क्षेत्र होते हैं वहां से उन कैंपों को हटाने पर भी समझौता हुआ है। ठीक है, इसके बाद कैडर का सत्यापन, तो SOS समझौते के तहत सभी कुकी गुटे को अपने अपने कैडर को सुरक्षा बलों के सामने पेश करके सत्यापित कराना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनमें कोई विदेशी नागरिक शामिल नहीं हो, तो यह कैडर को सत्यापन करना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि यह हथियार जमा करना, ठीक है, हथियार जमा करना, कुकी गुटों को अपने हथियारों को CRPF और BSF के कैंपों के नज़दीक जमा करने को कहा गया है। ठीक है, और निगरानी, इन शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह भी बनाया जाएगा। हाँ, तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो मणिपुर में जो 2 गुट हैं, मैतेई और कुकी समुदाय, दोनों के बीच जो तनाव हुआ है, मई 2023 से ही जो तनाव भड़की थी, उसके बाद से स्थिति बदतर हुई है और अभी जाकर के कुछ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, तब से आशा है कि स्थिति अच्छी होगी। तो प्रधानमंत्री की यात्रा, यह ताज़ा
SOS जो है वो समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित, यानी कि कई बार आप समाचार में भी सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर नहीं जानते, तो बहुप्रतीक्षित मणिपुर यात्रा से एक सप्ताह पूर्व जो है वो किया गया था। मोदी जी हैं, मणिपुर यात्रा 13 सितंबर 2025 को संपन्न हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ये उनकी दूसरी यात्रा थी। ठीक है, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने चूड़ाचांदपुर जगह है, चूड़ाचांदपुर और इम्फाल, ठीक है, वहाँ पर 2 रैलियों को संबोधित किया उन्होंने वर्चुअल तरीके से 7300 करोड़ और 1200 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया उन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कुकी जो समुदाय और जो सरकार है उनके बीच जो समझौता हुआ है वो काफ़ी सराहनीय कदम है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा रैंकिंग, ठीक है, इंडिया रैंकिंग 2025। तो इसका परिचय पहले देख लेते हैं। तो परिचय क्या है, परिचय और फ्रेमवर्क को देखें तो रैंकिंग का नाम इंडिया रैंकिंग 2025, जारीकर्ता जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 सितंबर 2025 को यह रैंकिंग जो है वो जारी की थी। फ्रेमवर्क यह राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग जो है NIRF के तहत जारी की गई है। इतिहास देखें तो पिछले विगत 10 वर्षों से यह रैंकिंग जो है जारी किया जाता है और उसी में यह जो है आप जो है नई कड़ी जोड़ सकते हैं। तो श्रेणियों को देखें, जिस श्रेणियों को शामिल किया जाता है इस रैंकिंग को बनाने के लिए, तो कुल 17 श्रेणियां हैं, विभिन्न श्रेणियां हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों और ओवरऑल श्रेणियों के साथ साथ इंजीनियरिंग, प्रबंधन, ठीक है, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, ठीक है, विधि संस्थान, ये सभी रैंकिंग में शामिल किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 17 विभिन्न श्रेणियां हैं जिसमें रैंकिंग जारी की जाती है। आगे देखें तो रैंकिंग के मानक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग के मानक क्या है, किस पैरामीटर पर जो है वह तय किए जाते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के कौन से रैंक होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, ठीक है, इसके 30% भारांश होते हैं। तो आप जैसा कि नाम माने आप शब्दों को आप पढ़ के देखें, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, कि किसी खास संस्थान में टीचिंग की क्या स्थिति है, लर्निंग की क्या स्थिति है और वहाँ पर रिसोर्सेज कौन से हैं, तो इसके आधार पर तय किए जाते हैं। तो इसमें भारांश कितना होता है, 30%। इसी प्रकार से रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसका भारांश भी 30% होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम, इसका भारांश 20% होता है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब है कि उसमें जो यूनिवर्सिटी उसमें समावेशन किस प्रकार से है, SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांगजन क्या स्थिति है, तो उसके आधार पर भी रैंकिंग तय किया जाता है और ये 10% इसके भारांश होते हैं। आगे देखें तो परसेप्शन, कि किसी खास यूनिवर्सिटी के लिए किस प्रकार के परसेप्शन होता है कि हाँ यह यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब लोकप्रियता के हिसाब से अगर देखें तो ये है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी कड़ी में। तो हम लोग देखें कि मुख्य श्रेणियों में जो शीर्ष स्थान है, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में ये सभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य श्रेणियों में शीर्ष स्थान कौन कौन से हैं, तो एक तरफ हमने कैटेगरी को रखा है, दूसरे तरफ रैंक को रखा है। तो आप देखते चले तो देखिए ओवरऑल रैंक की बात करें, ओवरऑल श्रेणी, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 17 ऐसी विभिन्न श्रेणियां हैं जिसमें यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इसमें पहली जो श्रेणी है वो है ओवरऑल रैंकिंग। समग्र में आप देखें तो IIT मद्रास, ठीक है, इसका शीर्ष स्थान है। इसे लगातार सातवें वर्ष जो है यह देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना गया है। दूसरा स्थान देखिए IISc बेंगलुरु का है। ठीक है, विश्वविद्यालय कैटेगरी में देखें तो IISc बेंगलुरु का स्थान है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, और यह IISc लगातार जो है वो 10वें वर्ष यानी कि 2016 से लेकर 2025 तक लगातार 10वें वर्ष जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय की कैटेगरी में। और JNU जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये हमेशा दूसरे स्थान पर रहा है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। आगे दूसरी कैटेगरी को देखें, कॉलेज कैटेगरी में, तो देख सकते हैं हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज का भी जो है शीर्ष स्थान इस वर्ष भी बरकरार रहा, जिससे 7 वर्ष तक जो है पहले स्थान पर रहे। मिरांडा हाउस को विस्थापित किया है। हंसराज कॉलेज और किरोरीमल कॉलेज जो है वो क्रमशः जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। आगे देखें
इंजीनियरिंग कैटेगरी में तो IIT मद्रास का नाम है। IIT मद्रास पिछले लगातार 10 वर्षों से इंजीनियरिंग संस्थानों में पहले स्थान पर रहा है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे को देखें दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, मैनेजमेंट कैटेगरी में देखें तो IIM अहमदाबाद को इस कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। IIM बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और IIM कोझिकोड इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। शीर्ष 10 स्थानों में से 7 स्थान जो है IIM के थे। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखें, रिसर्च जो संस्थान है उसमें देखें तो IISc बेंगलुरु का स्थान जो है वो शीर्ष पर है। इसके बाद IIT मद्रास, IIT दिल्ली का स्थान है। नवाचार में देखें, इनोवेशन में तो IIT मद्रास का नाम है। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः जो है IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु को मिला है। किस कैटेगरी में? नवाचार में। चिकित्सा में देखें तो एम्स नई दिल्ली को चिकित्सा के क्षेत्र में पहला स्थान मिला है। इसके बाद PGI चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी फेमस है देश भर में, वेल्लोर, इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। विधि संस्थानों के बारे में देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु इसे जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली दूसरे स्थान पर और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। और फार्मेसी में ठीक है हमेशा से यह शीर्ष पर स्थान बरकरार रखा है। जामिया हमदर्द नई दिल्ली इसका जो है प्रथम स्थान है फार्मेसी के क्षेत्र में। आगे देखें, अन्य जो तो इसमें देखें कृषि और संबद्ध क्षेत्र में देखें तो क्या है कि भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली इसका शीर्ष स्थान है। SDG संस्थान में देखें तो ये नई कैटेगरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि यह श्रेणी पहली बार 2025 में इंडिया रैंकिंग में शामिल की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे स्थान पर रही है। देखिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें किसी भी एग्जाम में जो कुछ नई बातें हैं वो पूछी जाती है, तो आप इस कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि NIRF जो रैंकिंग जो दी गई है उसमें जो नई कैटेगरी है वो किससे शामिल किया गया है, तो आप समझ सकते हैं SDG संस्थान, तो इस नई श्रेणी है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य विशिष्ट तथ्यों की तरफ देखें तो अन्य विशिष्ट तथ्यों में क्या है कि ओवरऑल श्रेणी की संरचना देखें तो समग्र जो श्रेणी है सिर्फ 100 संस्थानों में से 24 जो है वो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, 22 निजी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 19 IIT और IISc है, 8 NITs है, 7 विश्वविद्यालय है, 9 निजी विश्वविद्यालय है, 5 चिकित्सा संस्थान है, 4 IISER और 1 कॉलेज जो है शामिल है। ठीक है, राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो है विश्वविद्यालय इस श्रेणी में जाधवपुर, ठीक है, जाधवपुर विश्वविद्यालय जो कोलकाता में है शीर्ष पर रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू का, ठीक है, नई दिल्ली को इस वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रखा गया है। डेंटल जो चिकित्सा है, दंत चिकित्सा, इसमें एम्स दिल्ली का जो है वह प्रथम स्थान पर स्थान है। वास्तुकला और योजना में देखें तो IIT रुड़की पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखें QS मैनेजमेंट स्कूल रैंकिंग जो है वो दी गई है, इसे हम लोग देखते हैं। तो QS मैनेजमेंट स्कूल रैंकिंग क्या है? ठीक है, QS मैनेजमेंट स्कूल रैंकिंग का परिचय देखें तो जारीकर्ता जो है वो क्या है? क्वैक्वेरली साइमंड्स, यानी कि QS रैंकिंग, शॉर्टकट में आप पढ़ते हैं QS रैंकिंग। ठीक है, तो QS रैंकिंग तो इसके द्वारा जारी किया जाता है जो उच्च शिक्षा के संस्थानों और विषयों की वैश्विक रैंकिंग का आकलन करती है। रैंकिंग की तिथि देखें तो वर्ष 2026 के लिए मैनेजमेंट संस्थानों की यह रैंकिंग 17 सितंबर 2025 को जारी की गई।
ठीक है, आकलन की बात कर ले तो इस रैंकिंग में विभिन्न मानकों के आधार पर कुल 359 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का प्रदर्शन देखें तो विश्व के शीर्ष 100 में से, ठीक है, QS रैंकिंग 2026 में विश्व के 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के 3 संस्थानों ने अपना स्थान बनाया है। ये आपको आप देखिए इस रैंकिंग में जो टॉप 100 दुनिया की बात की जा रही है QS मैनेजमेंट रैंकिंग में, ये पूरी दुनिया की बात की जा रही है। इसमें जो शीर्ष के 100 मैनेजमेंट स्कूल है उसमें भारत के तीन जो है मैनेजमेंट संस्थान वो शामिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन कौन से संस्थान हैं, तो एक है IIM बेंगलुरु, ठीक है, IIM बेंगलुरु 52वां स्थान प्राप्त है, ठीक है। ये पिछले रैंकिंग में कितना था, 53वां स्थान था, ठीक है। IIM अहमदाबाद जो कि 58वां स्थान है, जो पिछली रैंकिंग जो थी 60वीं जो है रैंक थी। IIM कोलकाता को 64वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं IIM बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ये पूरे दुनिया की बात की जा रही है, पूरा दुनिया में 52वां स्थान इसका है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड रैंकिंग है प्रबंधन संस्थानों की कैटेगरी में शीर्ष 100 संस्थानों में भारत के 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है माफ़ कीजिए संस्थान जो है मैनेजमेंट संस्थान वो इसमें शामिल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि IIM बेंगलुरु जो है 52वां स्थान, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। भारत के अन्य संस्थानों की बात कर ली जाए तो विश्व के शीर्ष 359 संस्थानों में, ठीक है, रैंकिंग में भारत के कुल 14 संस्थान शामिल किए गए हैं। जिन भारतीय संस्थानों ने QS रैंकिंग 2026 में स्थान बनाया है उसमें से IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, उदयपुर, दिल्ली, हाँ, IMT गाजियाबाद, MDI गुड़गांव, हाँ, वोक्सेन स्कूल ऑफ बिजनेस, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और सोमैया विद्या बिहार यूनिवर्सिटी, ये सभी शामिल हैं, ठीक है। वैश्विक शीर्ष संस्थान को देखें कि दुनिया में जो रैंक है उसे देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पर किसका स्थान है, द वार्टन स्कूल, ये अमेरिका की जो है इंस्टीट्यूशन है, ये अमेरिका का, इसको पहला रैंक प्राप्त हुआ है। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, यह भी अमेरिका का है और इसे दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। MIT मैसाचुसेट्स जो है उसे जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं और देखें कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार इसका रैंक 2 था, इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आपसे यह अधिक से अधिक यह पूछा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट में टॉप कैटेगरी किसका है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं द वाटसन स्कूल का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखें कि IIM अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार किया गया है। तो क्या विस्तार किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि IIM अहमदाबाद ने भारत के बाहर विदेश में अपना पहला कैंपस जो है UAE में जो है दुबई में स्थापित किया है। इस कैंपस का उद्घाटन जो है 11 सितंबर 2025 को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की उपस्थिति में किया गया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लेंगे कि IIM अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार किया गया। इसका कैंप कहाँ खोला गया, तो दुबई में खोला गया। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे न्यूज की तरफ। तो भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 की खरीद जो है वो की गई है। तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि अनुबंध का विवरण देखें तो खरीद की संख्या जो है भारतीय वायुसेना के लिए 97 और हल्के लड़ाकू विमान जो है तेजस MK-1A की खरीद का अनुबंध किया गया। अनुबंध का मूल्य देखें तो 62,370 करोड़ रुपया है, ठीक है। इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया और रक्षा मंत्रालय ने किसे ये दिया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को दिया है, ठीक है। इसे देखें
हस्ताक्षर की तिथि की बात करें तो 25 सितंबर को हुआ था। ये तिथि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसे टेंडर मिला है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है। आगे बढ़ते हैं, विमानों की संरचना और डिलीवरी की बात कर ले तो विमानों का वर्गीकरण देखिए, खरीदे जाने वाले जो 97 विमान में से 68 जो है वो एक सिंगल सीटर होंगे और शेष जो 29 विमान है वो ट्विन सीटर होंगे। ठीक है, डिलीवरी अनुसूची की बात कर ली जाए तो इस विमानों की डिलीवरी जो है 2027 से 28 के दौरान शुरू हो जाएगी, जो 6 वर्षों की अवधि में पूरी होगी। इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और यह जो है 64% सामग्री जो है वह स्वदेशी सामग्री होगी इसमें से। आर्थिक प्रभाव देखें तो रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस परियोजना में लगभग 105 भारतीय कंपनी को काम मिलेगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। रणनीतिक आवश्यकता और संदर्भ की बात कर ली जाए तो प्रतिस्थापन में देखें तो प्रतिस्थापित होना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि MiG-21 आप कुछ देर में पढ़िएगा कि MiG-21 जो है वो रूसी कंपनी, मूल की कंपनी जो है, या देख रहे हैं यहाँ पर कि स्वदेश निर्मित तेजस MK-1A विमान भारतीय वायुसेना में रूसी मूल की MiG-21 विमानों को प्रतिस्थापित करेगी, यानी उसका स्थान लेगा। और MiG-21 की विदाई भी हो रही है। 62 वर्षों से सेवा दे रहे MiG-21 विमानों को 26 सितंबर 2025 को वायुसेना से ससम्मान विदाई दे दी गई है। ठीक है, तो MiG-21 का स्थान कौन सा लेगा, तो तेजस MK-1 जो है वो लेगा। आगे देखते हैं, देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए, जैसे कि स्क्वाड्रन की कमी। स्क्वाड्रन की कमी, MiG-21 की अंतिम जो 2 स्क्वाड्रनों की विदाई जब हुई तो इससे क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना के पास अब लड़ाकू विमानों के केवल 29 स्क्वाड्रन ही शेष हैं। और समझ रहे हैं कि 29 स्क्वाड्रन शेष का मतलब हुआ है कि एक स्क्वाड्रन में यहाँ लिखा हुआ है कि एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। ठीक है, तो अब आवश्यकता है, आप देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान जो है ये भारत के लिए दोहरी चुनौती पेश कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के 42 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता मानी गई है। ठीक है, तो महत्व देखें तो 97 नए MK-1 विमान के लिए दिया गया जो ताज़ा ऑर्डर है वायुसेना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो कुल ऑर्डर है वो हाल के पास पहले से 83 तेजस जो है बन रहा है खरीद के लिए 48,000 करोड़ का एक अनुबंध जो है वो फरवरी 2021 में किया गया था। इस प्रकार ये हाल के पास अब जो है वायुसेना के लिए कुल 180 लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि तेजस MK-1 का जो है वो हाल को जो दिया गया टेंडर है उसे देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये अभियान और INS त्रिवेणी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये INS त्रिवेणी है क्या, तो INSV त्रिवेणी भारतीय सेना में एक नौकायन पोत का नाम है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या होगा कि तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों की एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा के अभियान के लिए किया गया है। पोत का विवरण देखें तो नाम में क्या है कि INS त्रिवेणी है। ठीक है, पूरा नाम देखें तो इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल। ठीक है, प्रकृति देखें तो यह एक स्वदेश निर्मित नौकायन पोत है। और यहाँ आकार की बात कर ली जाए तो नौकायन पोत कितनी लंबी है, 10 फुट लंबा है। ठीक है, तो ये तो हुआ INS त्रिवेणी की बात। अब समुद्र जो प्रदक्षिणा अभियान है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यह अभियान का नाम क्या है, समुद्र प्रदक्षिणा। और प्रकृति क्या है, तो यह अभियान समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण शुरू किया गया है। ऐतिहासिक महत्व को देखें तो यह विश्व का पहला ऐतिहासिक त्रिसेवा महिला जल यात्रा अभियान है। ठीक है, आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि विश्व का पहला ऐतिहासिक त्रिसेवा महिला जल यात्रा अभियान। ठीक है, त्रिसेवा मतलब तीनों सेनाओं का, जल थल वायु सेनाओं का जल यात्रा अभियान है। और इसमें क्या खास बात है कि ये महिलाओं का अभियान है। ठीक है, तो दल की बात कर ली जाए तो देश की तीनों सेनाओं, जल थल वायु सेना की 10 महिला अधिकारियों का एक दल इस अभियान पर रवाना हुआ है। ठीक है, अभियानों की शुरुआत की बात कर ली जाए तो यह अभियान 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से प्रारंभ किया गया। और अभियान के लक्ष्यों को देखें और अवधि को देखी जाए तो यात्रा की जो अवधि है वो
पूरा दल जो है वो 9 महीने में अपनी यात्रा, समुद्री यात्रा पूरी कर लेगी। ठीक है, और यात्रा की दूरी जो है आप देख सकते हैं 26,000 किलोमीटर है। ठीक है, 26,000 किलोमीटर। चुनौतियों और पड़ावों की बात करें तो यात्रा के दौरान जो है ये महिला अधिकारी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करेंगे। ठीक है, भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करेंगे? 2 बार। 3 प्रमुख केप जो है देखिए, जैसे कि इसमें नाम दिया हुआ है ल्यूविन, हॉर्न और गुड होप। जैसा कि आप बार्थोलोमेव डियाज के बारे में इतिहास में पढ़े होंगे, जिन्होंने बार्थोलोमेव डियाज ने क्या है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, तो उस गुड होप की बात हो रही है। तो उसका चक्कर लगाएगी, वे सभी प्रमुख महासागरों सहित कुछ सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों को पार करेगी। ठीक है, हाँ, अब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा। तो यात्रा के दौरान 4 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा किया जाएगा। एक तो है, आप देख सकते हैं वहाँ पर फ्रीमेंटल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो है आप जरूर याद करें कि फ्रीमेंटल जो है, फ्रीमेंटल ये कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लिटिलटन जो है वो न्यूजीलैंड में है, पोर्ट स्टेनले कनाडा में, और केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख बंदरगाह है जो अगर इस तरह की जो यात्रा होती है, जैसा कि आप इससे पहले नाविका सागर परिक्रमा जो आपने एक सुना होगा, नाविका सागर परिक्रमा, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की योजना थी। तो ये 4 जो बंदरगाह है वहाँ उन लोगों के द्वारा भी, जैसे कि आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें भी इन्हीं स्थानों का, इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का दौरा किया गया था। ठीक है, वापसी का जो कार्यक्रम है और आप देख रहे हैं कि 9 महीने का पूरा है, तो मई 2026 में यह वापसी मुंबई जो है, मुंबई लौटने का कार्यक्रम है। ठीक है, आगे देखें तो अभियान के दल के सदस्यों को देखें तो देखिए, दल का सदस्य आप देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरूड़कर, ये कैप्टन है। स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू, ठीक है, उप अभियान नेता है मेजर प्राजक्ता पी निगम, कैप्टन दौली बुटोला, लेफ्टिनेंट करमजीत कौर, मेजर अमित दलबे, कैप्टन कमांडर प्रियंका गुसाई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर अरूवी जयदेव व स्क्वाड्रन लीडर जो है वैशाली भंडारी। ये सभी क्या है कि इस जो चल रही है अभियान, इसके हिस्सा होंगी। वर्चुअल फ्लैग ऑफ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक अभियान को रवाना किया। वर्चुअल फ्लैग ऑफ के दौरान साउथ ब्लॉक में CDS अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी और जो दिनेश त्रिपाठी जो नौसेना प्रमुख हैं, वह वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भी रक्षा मंत्री के साथ साथ उपस्थित थे। संबंधित तथ्यों को देखें तो रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में नौसेना के 2 अधिकारियों, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एस द्वारा, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि INS जो है, INS तारिणी, ठीक है, INS तारिणी, और जो योजना अभियान था उसका नाम था नाविका सागर परिक्रमा अभियान। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के दौरान किए गए नाविका सागर परिक्रमा अभियान, जिसके तहत उन्होंने समुद्री रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाया था, उसका भी स्मरण किया। ठीक है, और भूरी भूरी प्रशंसा राजनाथ सिंह जी ने किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मिशन है, भारत ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या है कि मिशन का परिचय देखें और उद्देश्य देखें, तो उद्देश्य इसका है कि इस मिशन का उद्देश्य है कि भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, तो पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को संरक्षित करना, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। उल्लेख की बात करें तो ज्ञान भारतम मिशन का उल्लेख जो है वो 2025-26 के बजट भाषण में किया गया था। औपचारिक शुभारंभ जो है, सरकार ने इसका औपचारिक शुभारंभ सितंबर 2025 को किया था। ठीक है, मिशन और इसका कार्यप्रणाली को देखें और इसके लक्ष्यों को देखें तो क्या है कि पांडुलिपियों का संरक्षण। तो इस मिशन के तहत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई देश की 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को
संरक्षित किया जाएगा, इसका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है। खोज क्षेत्र की बात करें तो पांडुलिपियों की खोज केवल संग्रहालयों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे मठों, मंदिरों और अन्य स्थलों को भी खंगाला जाएगा जहां प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त हो सकेगी। ठीक है। और क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया इसके लिए। तो सम्मेलन का आयोजन जो हुआ ज्ञान भारतम मिशन के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 से 13 सितंबर को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। और आयोजन का जो विषय था, थीम, उसे हम देख सकते हैं क्या था कि पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। इसे ध्यान से सुने कि क्योंकि देखिए प्रीलिम्स के दौरान आप देखें किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में जो आपसे पूछी जाती है, अगर कोई इस प्रकार से कोई कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है तो उसका थीम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे देखें कि पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति, अंग्रेजी में देखें तो रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। ठीक है। प्रधानमंत्री का संबोधन देखें तो इसमें प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हुआ है। तो ये है। इसके बाद पोर्टल का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री ने इसी अवसर पर ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने तेजस के बारे में पढ़ा था और इसी से मिलता जुलता एक ये है टॉपिक कि MiG-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की विदाई हुई है सितंबर 2025 में। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि विमान का नाम जो है MiG-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान। सेवा अवधि देखें तो इन विमानों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और आक्रामक बेड़े की ताकत के रूप में 62 साल तक जो है सेवा दी। ठीक है। शामिल होने की तिथि देखें तो 1963 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है। विदाई की तिथि 62 वर्षों के से वायुसेना में रहे इन विमानों को 26 सितंबर 2025 को वायुसेना में से जो है ससम्मान विदाई दे दी गई। विदाई समारोह का स्थान देखें तो चंडीगढ़ में था, जैसा कि आप देख रहे हैं। विमानों का मूल देखें तो ये विमान मूलतः सोवियत संघ और बाद में रूस से प्राप्त किए गए थे। ठीक है। विदाई का कारण देखें तो वायुसेना द्वारा अब MiG-21 विमानों का उन्नत संस्करण जो है उपयोग किया जा रहा था, जो लगभग 40 वर्ष पुराना हो चुका था। तो इसलिए क्या है, इनको रिटायर कर दिया गया। अब विदाई समारोह के जो है मुख्य आकर्षण को देखें तो हम लोग देखते हैं आगे। तो इसमें माफ कीजिए, मुख्य आकर्षण को देखें तो उपस्थिति विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, अनिल चौहान वायुसेना प्रमुख, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह थल सेना प्रमुख भी थे, नौसेना प्रमुख भी थे। ठीक है। सम्मान जो दिया गया तो MiG-21 विमानों के एक दस्ते को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ठीक है। प्रदर्शन देखें तो आकाश गंगा टीम के पैरा ट्रूपर्स ने 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर MiG-21 को सलामी दी। एक आकर्षक सूर्य किरण शो भी जो है इस अवसर पर आयोजित किया गया। MiG-21 विमानों ने बादल फॉर्मेशन में अपनी अंतिम उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी इस विमान के दस्ते को अंतिम बार उड़ाने वालों में शामिल थे। ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप देख सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह जो है इस दस्ते में शामिल थे, उड़ाने वालों के दस्तों में शामिल थे। स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो और हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है MiG-21 की, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था इसमें इसकी भूमिका थी। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जो हुआ उसमें भी भूमिका थी। 1999 का जो कारगिल वार था और 2019 का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था, इन सब में जो है MiG-21 की भूमिका थी। प्रतिस्थापन की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि MiG-21 विमानों का जो स्थान है अब स्वदेशी निर्मित जो 64% स्वदेशी जो है लड़ाकू विमान तेजस LCA, ठीक है, MK-1 जो है वो स्थान लेगा। नए विमानों का अनुबंध देखें तो MiG-21 की विदाई से ठीक एक दिन पहले, ठीक है, रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ 97 और तेजस MK-1A जो है विमान की खरीद के लिए 62,370 करोड़ का अनुबंध किया है। ठीक है। स्क्वाड्रन की कमी है, आप देख सकते हैं कि 2
MiG-21 विमानों की जो अंतिम 2 स्क्वाड्रन की विदाई के पश्चात भारतीय वायुसेना के पास अब लड़ाकू विमानों के पास केवल 29 स्क्वाड्रन ही शेष रह गए हैं। ठीक है, तो कमी है, ये भी है। सामरिक आवश्यकता देखें तो चीन और पाकिस्तान की जो दोहरी चुनौती है उसे देखते हुए भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत बताई जा रही है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। ठीक है, भविष्य का उपयोग देखें तो हालांकि MiG-21 की विदाई हो गई है, लेकिन शेष बचे विमान आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लिए जा सकेंगे। केवल उन्हें म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के बजाय किसी भी तरह के युद्ध में उतारने के लिए अभी भी सक्रिय रखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा ये है कि भारत रूस संबंध। ठीक है, तो रक्षा मंत्री ने विदाई समारोह में रूस के साथ मैत्री का विशेष रूप से उल्लेख किया और कहा कि MiG-21 केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों का प्रमाण भी है। ठीक है, और अब हम लोग जो अंतिम टॉपिक है जो हम लोग देख रहे हैं कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम का पहला परीक्षण किया गया। तो ये क्या है, परीक्षण का विवरण देख लेते हैं। तो मिसाइल का नाम क्या है, अग्नि प्राइम, यानी कि अग्नि पी मिसाइल। प्रकृति देखें तो ये 2000 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। ठीक है, परीक्षण की तिथि देखें तो यह परीक्षण 24 सितंबर 2025 को किया गया। परीक्षण स्थल देखें तो ओडिशा के चांदीपुर रेंज से किया गया इसका परीक्षण। परीक्षणकर्ता DRDO ने सेना के सामरिक बल कमांड यानी कि SFC के सहयोग से किया। पहला परीक्षण देखें तो यह अपनी तरह का पहला परीक्षण था जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया। ठीक है, सफलता देखें तो इस परीक्षण ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। ठीक है, निगरानी परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रक्षेपण पथ की निगरानी विभिन्न ग्राउंड स्टेशनों से की गई। ठीक है, सामरिक महत्व और विशेषता को देखें तो मोबाइल प्रक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है मोबाइल प्रक्षेपण, तो रेल नेटवर्क के सहारे अब देश के किसी भी भाग से इस मिसाइल को आसानी से दागा जा सकता है। ठीक है, कैनिस्टर प्रणाली देखें तो बारिश, धूल, गर्मी से बचाव के लिए मिसाइल बंद बक्से कैनिस्टर में रखी जा सकती है। ठीक है, शामिल किए जाने की स्थिति देखें तो सड़क मोबाइल अग्नि प्राइम को सफल परीक्षणों की एक श्रृंखला के पश्चात सेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। बधाई, राजनाथ सिंह जी ने बधाई दी। और संबंधित संदर्भों को हम लोग देखें तो यह परीक्षण जो है ऐसे समय में हुआ जब रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। रक्षा मंत्री ने 15 सितंबर 2025 को संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी कि CCC में युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था। रक्षा क्षेत्र में सुधारों का वर्ष मानते हुए सैन्य बलों के बीच अधिकतम संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार के कदम तेजी से लागू करने के निर्देश भी प्रधानमंत्री ने इसी अवधि में दिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो अभी यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसके विभिन्न खंड हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, ठीक है, और नवीनतम सामान्य ज्ञान। तो 1-2 वीडियो और हम लोग लेके आएंगे जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और देखिए, पढ़ाने के लिए अगर मैं नोट्स की बात करूं तो 35 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे में भी इसे समेटा जा सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके जितने भी तथ्य दिए गए हैं कम से कम वो अवरुद्ध नहीं हो, वो सभी तथ्य आपके सामने हूबहू रखे जाए और वो कम समय में। ठीक है, तो ये इसी प्रयास के साथ मैं आप लोगों से इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।